अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दो बड़े अलायंस इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग का मुद्दा फंस रहा है। इतना आसान दोनों महागठबंधनों के लिए नहीं है कि वो सीटों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले यूपी में इंडिया अलायंस में है, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस में भी है। वहाँ एसबीएसपी और निषाद पार्टी अपना दल बड़ा हिस्सा चाहते हैं, अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। क्या उनके लिए उतना समुचित स्थान है? दूसरा, इंडिया अलायंस में अगर कोई बात फंस रही है तो सिर्फ सीट शेयरिंग की। कांग्रेस के बीच, आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल टॉपिक है। लेकिन अब तक इस पर स्थिति न स्पष्ट होने से 24 की बात दोनों दलों में बन नहीं पा रही है। आज हम चर्चा सीट बंटवारे को लेकर करेंगे। बहनों भाइयों, सीटों का बंटवारा दोनों महागठबंधनों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस है। इसको सुलझा पाना दोनों के लिए कठिन और बेहद कठिन है। समस्या सिर्फ इंडिया अलायंस में ही नहीं, एनडीए अलायंस में भी है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही। पहले उसकी बात कर लेते हैं। एनडीए अलायंस के यूपी में 3 बड़े घटक दल हैं। पहला, अपना दल, अनुप्रिया पटेल। उनकी ताकत बढ़ रही है। राजनीतिक साख में भी इजाफा हुआ जब 10 से अधिक विधायक जिताकर उनकी पार्टी आई और पिछले दिनों उन्होंने रामपुर और सोनभद्र की एक उपचुनाव के 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। अभी उनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खुद मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। लेकिन अब अपना दल राजनीति में अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। उसका कारण कंसोलिडेटेड कुर्मी वोट बैंक। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा एकजुट राजनीति जाति है, जो राजनीतिक तौर पर जागृत भी है और यूनाइटेड है, कुर्मी जाति। तो अपना दल का प्रभाव का 90% हिस्सा वहाँ है, उस कम्युनिटी के भीतर है, और वो अपनी ताकत में अब बड़ा हिस्सा चाहते हैं, कम से कम 4 से 5 सीट। दूसरे एक बड़े बहुत चर्चित नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी। उनकी राजनीतिक ख्याति, जमीन पर उनके आंदोलन, राजनीतिक रणनीति और वक्त पर पाला बदल लेने की उनकी कला अविस्मरणीय है। वो भी अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घटक दल बने हैं, हिस्सा चाहिए उन्हें भी, कम से कम 2 सीटें, वरना एक तो पक्का चाहिए। निषाद पार्टी, जब इनको इतना दे रहे हो तो हम कैसे कम रहेंगे। वैसे भी निषाद पार्टी को उम्मीद से कहीं अधिक सीटों पर बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया और उनके कैंडिडेट्स को अपने यहाँ कमल का सिंबल देकर भी एडजस्ट किया था 2022 के चुनाव में। निषाद पार्टी बीजेपी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलाई है, मार्शल कम्युनिटी है, जो बीजेपी के साथ पिछले कई चुनाव में खड़ी रही है, लेकिन अब उसको चुनौती मिल रही है। क्या इन तीनों दलों के साथ बीजेपी न्याय कर पाएगी, वोट इनके प्रॉपर सीटें दे पाएगी? सीटों का बंटवारा यहाँ फंसेगा। लेकिन बीजेपी बहुत अपर हैंड में है, लखनऊ में, दिल्ली में। ये तीनों निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि इनके भीतर कोई, इनको मन में कोई तकलीफ हो। लेकिन ये याद रखिएगा, ये तीनों निगोशिएशन की कैपेसिटी में बिल्कुल नहीं है। आइए इंडिया अलायंस की तरफ चलते हैं। इंडिया अलायंस में अगर कहीं बात फंसी हुई है तो सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप क्या चाहती है और समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। ताजा आए चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। अपर हैंड इसलिए कि अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस जीतती तो उत्तर प्रदेश में उसका पॉलिटिकल निगोशिएशन बढ़ता। हारी है, निगोशिएशन बहुत नीचे गया है। समाजवादी पार्टी कह रही अब हम जो दे दें वो ले लो, अब हम जो दे दें वो कांग्रेस ले ले। समाजवादी पार्टी का इंटैक्ट अलायंस किसके साथ है? आरएलडी के साथ। लेकिन आरएलडी भी कभी 10 कहती है, कभी 11 कहती है, इस तरह के बयानबाजी उनके यहां भी आती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से जब ये टकराने जा रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि इनके यहाँ कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। और बीजेपी के मुकाबले जब आप इनके यहाँ देखते हैं तो इनके यहाँ पॉलिटिकल निगोशिएशन की कैपेसिटी सब में है।
बीजेपी को भले उनके घटक दल ना झुका पाएं, लेकिन यहां झुका सकते हैं, यहां शर्तें मनवाई जा सकती हैं, प्रेम से भी, बाह मरोड़ के भी, रणनीति से भी, प्रत्याशी से भी, कैसे भी। अब बात आती है बीएसपी की, उनका गेम अलग है, वो अकेले लड़ेंगे। हाँ, चुनाव के वक्त अगर उनको बयार बदली दिखी, जिधर पलड़ा भारी दिखा, अच्छा राजनीतिक प्रस्ताव आया, बीएसपी के लिए कोई कठिनाई की बात नहीं होगी, वो उधर मूव करेंगे। क्योंकि मायावती को भी अच्छे से पता है कि उनके 12.5% वोट शेयर जो लास्ट टाइम उनके रिकॉर्ड हुए हैं, उसके कंपैरिजन में उनको यूपी में सीट मिलती दिख नहीं रही। तो वो जब किसी के साथ अपने 12.5% वोट शेयर लेके जाएंगे और उसका वोट बैंक बीएसपी के साथ ट्रांसफर होगा, तब बीएसपी मैजिक कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ये इन दो बड़े गठबंधनों का उत्तर प्रदेश में मौजूदा परिवेश है। अब बदलाव किसकी तरफ होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह एक अलहदा विषय है। लेकिन अभी बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन यह बात सही है कि बीजेपी 2019 के मुकाबले इस बार अपने घटक दलों का शेयर उसे बढ़ाना पड़ेगा, अपना दल को भी, एसबीएसपी को भी और निषाद पार्टी को भी। अब इनको दबा के या इग्नोर करके बीजेपी आगे बढ़ेगी, ऐसा देख पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज डिबेट इसी विषय पे करेंगे, कुछ बयान सुन लें आप, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ताज़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष में बेचैनी, हड़बड़ी और घबराहट ज़्यादा बढ़ी है। ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, ये पहले ही गठबंधन नहीं था, और अब तो हालात और ख़राब हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि सब अपने अपने गले में पट्टा डाले घूम रहे हैं, और कौन टिकट किसको देगा और किसको टिकट मिलेंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। बिना दूल्हे की बारात है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसके कोई नतीजे निकलने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सभी 80 सीटें हारना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा देश खुशहाली के रास्ते पर आगे जा सकता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो विभाजनकारी नीति हमारे देश में अपनाई है, उसने पूरे देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। 19 तारीख को दिल्ली में उसकी मीटिंग होने जा रही, खड़गे साहब ने वो मीटिंग बुलाया हुआ है, और उसके बाद वो जब बैठेगी तमाम चीज़ें सॉल्व होती है। जैसे पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो उसकी कई कमेटियां बन गई थी, एक ही मीटिंग में सब कमेटी घोषित कर दी गई थी। वो कमेटी अपना काम कर चुकी हैं और कर रही हैं, उनको घोषित नहीं किया जाता कि वो कमेटियां क्या करें, लेकिन वो काम अपना कर रही हैं। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, और मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आपके घटक दलों के साथ आपकी बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल हो गई? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ब्रिजेश जी ये है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, आज उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे देश में, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से सरकार चलती रहे, जनसेवा होती रहे और जनता के जीवन में खुशहाली आती रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जहां तक बात रही सीट शेयरिंग की, देखिए, निश्चित रूप से जो भी दल राजनीति में होते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी अपनी रणनीति होती है। हमारे जो घटक दल हैं उनकी भी अपनी होगी, और इन सभी विषयों को लेकर जब एनडीए फोरम पर बैठक होगी, जब चीजें फाइनल होनी होंगी, वो हो जाएंगे। लेकिन इन चीजों को लेकर न कहीं कोई तनाव है, न विवाद है, न किसी तरह की कोई दिक्कत है। ना ही हमारे गठबंधन का कोई दल जो है वो किसी को मंदबुद्धि बता रहा है, ना ही हमारे गठबंधन का कोई दल किसी को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हम सब एक साथ हैं। इनकी सीट आप फाइनल कर देते, ये अपना चुनाव की तैयारी करते। आपकी ताकत अधिक है इसलिए आप इन्हें दबा रहे हैं, इनकी सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं।
नहीं ब्रजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण प्रवक्ता हूं, मैं कैसे बता सकता हूं कि किसकी कितनी सीटें। लेकिन हमारे साथ जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, अगर गठबंधन को धर्म का नाम देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कम सीटें आने के बावजूद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने जहां भी जिसके साथ गठबंधन किया, पूरे सम्मान के साथ, पूरे एहतराम के साथ उनको इज्जत देने का काम किया। और मैं एक चीज और बता दूं कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में एनडीए के साथ जो भी हमारे घटक दल है, उनका पूरा मान है, पूरा सम्मान है। और उनको और उनके साथ बहुत स्वस्थ चर्चा के बाद सारी चीजें निकल के सामने आई। अगस्त से बात शुरू हुई थी, दिसंबर निकला जा रहा है, 2.5 महीने बचे, अब आचार संहिता लग जाएगी। शपथ वाली डेट अब तक नहीं बताई है आपने और कह रहे हैं गठबंधन का धर्म पालन करेंगे। मैं क्या तो कहूं, मुझे तो बड़ा परेशान हो जाता हूं अरुण के लिए। नहीं देखिए, अरुण भाई हैं और हम सब जो है पार्टी में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के राष्ट्र सेवा के लिए, जन सेवा के लिए तत्पर हैं। और जिस भी चीज का जब उचित समय आएगा, जब शुभ मुहूर्त आएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरुण जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आप सरकार चलाओ और ये बाहर बैठे हैं, ये कैसे चलेगा? नहीं, अरे कहां बाहर बैठे हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। तो डेट बता दो, बात खत्म हो जाए। लगातार एनडीए के जनाधार को बढ़ा रहे हैं, लगातार जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। ना मंत्री बना रहे हो, ना सीट बता रहे हो, करें तो क्या करें? इसी को तो कहते हैं दबाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिसे दबाना समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी दबाना नहीं है। हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं, ये देखने का नजरिया हो सकता है। आप अकेले ही चल रहे हो, ये तो पीछे दौड़ रहे हैं बस। नहीं, बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ डिबेट में भी बैठे हैं। हम क्या करें अब? क्या डिबेट में कोई नियम नहीं है? वरना तो आप इन्हें यहां भी रोक देते। अरे बिल्कुल नहीं, हमारे भाई हैं, शेर की तरह दहाड़ते, टीवी पे बोलते हैं, विरोधियों के छक्के छुड़ा देते हैं। हाँ, बस यही कह के इनको केवल खुश कर दो। अरुण राजभर मेरे साथ हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, आपको आउट ऑफ टर्न बुला लेते हैं। राजभर जी, आप लोग क्या लोकसभा के चुनाव में कोई दिलचस्पी रखते हैं कि एक आध सीट वगैरह मिले तो चुनाव लड़ लिया जाए? जब लोकतंत्र में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अगर है तो जरूर से हिस्सेदारी चुनाव में तो होगी ही। और हम उसी दृष्टिकोण में हम काम भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी आपने देखा हरदोई हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे आप इटावा हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, और चाहे अभी बहराइच और श्रावस्ती देखा, लगातार हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और बिल्कुल, आज भी मैं अपने चैनल पे खबर देख रहा था, श्रावस्ती से कहीं वो कार्यक्रम कर रहे थे। मैं तो उनका प्रशंसक हूँ। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचिए कि कुछ लोग उम्मीद लगाए हैं कि मुझे मिले तब मैं काम करूं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रतिदिन वो जनता के बीच में माननीय मोदी जी की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के काम और उनकी नीतियां और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। विरोधी में अभी तो सीट बट नहीं रही है, बाकी अब लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन जो अभी सीट तो बट नहीं रहे। शीर्ष नेतृत्व ने हमें अभी परसों फोन किया, अरे वो भी तो नहीं बटा जिसके बटने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, वो तो बट वो कौन सा बट गया? उचित समय आएगा तो वो भी बटेगा। अरे भैया, दिसंबर निकल गया आधा, अब क्या मार्च में 10 मार्च तक आचार संहिता आ जाएगी, बचा क्या फिर? देखिए क्या है कि एनडीए में हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता छोड़ के काम किए हैं, ऐसा नहीं कि सत्ता के लिए काम किए हैं। अगर उनको सत्ता की लालसा होती, मंत्री पद की लालसा होती, तो वो 2017-18 में मंत्री थी, छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि उनको गरीबों की चिंता है, वंचितों की चिंता है, पिछड़े दलित वर्गों की चिंता है, उनको चिंता करके। अच्छा, मैं अब डिबेट के बाद कभी नहीं पूछूंगा, बस एक बार आप ही कह दो, नहीं चाहिए मंत्री पद। मैं डिबेट में कभी नहीं पूछूंगा, वायदा। उसकी भी जरूरत है समाज की सुरक्षा करने के लिए, समाज की हिस्सेदारी के लिए, समाज को बेहतरी के लिए उसकी जरूरत है। लोकतंत्र में वो एक स्तंभ है, लोकतंत्र में वो रास्ता है। तो मैं आप ही की तो पैरोकारी करता हूँ, किसी दूसरे की थोड़ी करता हूँ। नहीं, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आप हमारी चिंता करते हैं, दर्शक भी हमारी चिंता करते हैं, और खास तौर से समाजवादी पार्टी भी हमारी चिंता कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर सब लोग हमारी चिंता कर रहे हैं तो भला जरूर होगा, आज नहीं तो कल भला जरूर होगा। तो आप ये बताओ, वो भी प्रदेश की एक आध सीटें लड़ना चाहते हो कि या फिर सिर्फ बीजेपी की मदद करना मकसद है? नहीं, बिल्कुल। लोकसभा में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी पर लड़ेगी, और पीला झंडा दिल्ली की पंचायत में जाएगा, और पूरी दुनिया के लोग। तो गाजीपुर के अलावा कोई सीट बताओ जहां लड़ सकते हो। देखिए, हम एक सीट सेंटर बना के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी एक सीट की नहीं लड़ाई बता लड़ पा रही रहे है। हो। पूरे मैं जबकि उत्तर कहा प्रदेश में गाजीपुर 80 छोड़ के लोकसभा की बताना, लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजीपुर छोड़ के देखिए, बताना। हम 80 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई ऐसा सीट बताइए जिसपे हमारा कार्यक्रम न चल रहा हो। कोई ऐसी सीट बताइए जहां हमारे कार्यकर्ता सुस्त बैठे हो। तो इन्होंने हर कुछ सीट एक वगैरह लोक- फाइनल किया या सिर्फ अभी हो मतलब केवल जाएगा। घुमा रहे हैं आपको? आप इसके लिए निश्चिंत रहें, सीटें भी क्लियर होंगी, आपकी मनसा भी पूरा होगा और प्रदेश की जनता का भी मनसा पूरा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कब? किस दिशा में काम कर रहे हैं, वो दिशा भी आपकी दिख जाएगी। कब? बस वक्त आ रहा है, जैसे ही बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। हफ्ता, सारी 10 जगहों से दिन, लोग 5 खाली हो दिन, चुके हैं, 2 दिन, अब वक्त आ गया। 2-3 महीना चुनाव बस, बाद? नहीं, महीना बहुत दूर कह रहे हैं, बस जल्दी हो जाएगा। 1 हफ्ता? अब ज्यादा हम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो दिन भी आने वाला है, वो दिन भी प्रदेश की जनता देखेगी। अरे खड़मास लग गया, अब तो 14 जनवरी तक वैसे भी कुछ नहीं मिलना। नहीं, अब खरवास में सब घर थोड़ी बैठ जाते हैं। नेता जनता के बीच में रहता है, नेता देखो कार्यक्रम 14 चलता जनवरी रहता है। तक तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद देखा जाएगा फिर। ठीक है, तो वो बात क्या है, 14 जनवरी रहे चाहे 26 जनवरी रहे, हम लोग पूरी अनवरत उसके अपने कार्यक्रमों को लेकर मैं राजपाल काम कर रहे कश्यप हैं। जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू अरुण जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सीट बंटवारे को लेकर आपकी पार्टी ने कुछ क्लैरिटी दी कांग्रेस को और राष्ट्रीय लोकदल को? देखिए ब्रजेश जी, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व श्री माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और अभी तो बैठकें होंगी और बैठक में क्या होता है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हराने के लिए बीजेपी की कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बदलाव आएगा। और बीजेपी घटक दलों की बात छोड़ जाओ, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कई घट बन चुके हैं। अन्य प्रदेशों की मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कई घट बीजेपी की सरकार में बन चुके हैं। ये पहले तो उनको संभालें। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में आके और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं और लगातार जनता का भरोसा और उत्तर प्रदेश का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सीट बंटवारे पर कोई फार्मूला बना, कोई बैठक हुई या फिर अभी सिर्फ बयान चल रहे हैं? नहीं, देखिए वो फार्मूला भी बन जाएगा और जल्द ही तय हो जाएगा। और साथ में अभी तो बैठक, भाई उसके जो 4 राज्यों के चुनाव के बाद तो अभी कोई बैठक नहीं हुई। अब बैठक के बाद ही पता लगेगा क्या फार्मूला बन रहा, क्या नहीं बन रहा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने 80 लोकसभा बीजेपी को हराने के लिए फार्मूला बना रहे हैं और उसके लिए जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं लगातार। और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि यहाँ बदलाव कोई कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी बदलाव कर सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है। और जी, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती? नहीं, कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस नहीं कुछ कर सकती। कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ मौका था करने का भी, ऐसा नहीं। अन्य राज्यों में भी बहुत कुछ करने का मौका था और अन्य राज्यों में भी जब चाहे सीट का बंटवारे का मामला हो या कुछ रहा हो तो केंद्रीय नेतृत्व तो जिस तरीके से मौन रहा तो ये सब चीजें रही हैं। लेकिन अब छोड़िए वाली बेइज्जती, नहीं अब छोड़िए वो बातें। लेकिन ये बड़ा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हैं। 3 राज्यों में सरकार में आ गए, कहाँ हटा रहे हैं? जी कहाँ जनता हटा रही? 3 राज्यों में सरकार में आ गए। अगर सूझबूझ से काम लिया होता कांग्रेस ने तो 3 राज्यों में नहीं आती। तो आप क्यों चाहते हो कि ये कांग्रेस आपके समाजवादी पार्टी कहने पे चलेगी? नहीं, मेरे कहने से और या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने से हम नहीं चाहते हमारे कहने से चले, लेकिन जनता क्या कह रही है इसके कहने से तो चलना पड़ता सबको। जनता क्या कह रही है उसके कहने पे तो सबको चलना पड़ा। अब माननीय अखिलेश यादव जी, आप इनकी बाह मरोड़ रहे हो यूपी में। जी नहीं, ये हारे क्या आप इनकी बाह मरोड़ रहे हो? नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस तरीके का काम कभी नहीं करते। उन्होंने जिसके साथ में भी गठबंधन किया, चाहे कांग्रेस के साथ में किया हो, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ में विधानसभा में गठबंधन किया था तब हमारी पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार थी। सरकार में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव थे, तो उन्होंने बड़े दिल से 110 सीटें और देने का काम किया था। और उसके साथ में अरे आपने 110 दी थी, लड़े 125 पे गए थे। जी 125 तक गए थे, ये बात सही है आपकी। और अच्छा, मैं सीधे पूछ लेता हूँ, घुमा फिरा के पूछने की कोई बात ही नहीं। जी, कोई शर्त रखे हो कि कांग्रेस के साथ अलायंस तब करेंगे जब ये हो जाएगा? कोई शर्त है? केवल एक शर्त है कि 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी को
हरानी है और हटाना है बीजेपी को, वही शर्त माननीय अखिलेश यादव जी की है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बेहाल है, बीजेपी की नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, पिछड़े परेशान है, दलित परेशान है। जिस समाज की आप राजनीति करते हो ना, उसके बड़े नेता हैं संजय निषाद। नहीं, बीजेपी से हक मांगा है उन्होंने, नहीं, और उनको सीट मिलेगी लड़ने के लिए। नहीं, आप कितने निषादों को टिकट दिला पाओगे? देखिए ये ब्रजेश जी, मछुआ समाज को कितने टिकट दिला पाओगे आप? नहीं ब्रजेश जी, टिकट तो दूसरी बात है, लेकिन समाज क्या चाहता है? समाज चाहता था आरक्षण। कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, रहकवार, तुरहार, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति, इनका बड़ा मुद्दा था आरक्षण। राजभरों को अपने में न जोड़ो। नहीं, ये मुद्दा था आरक्षण। आरक्षण बड़ा मुद्दा था, हमें अपने में न जोड़ो। नहीं, आरक्षण बड़ा मुद्दा था, उसको माननीय नेताजी ने भी किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था। अब वो तो आज तक मिला नहीं। सीट छोड़िए, इनके बच्चों के कलेक्टर कैसे बनेंगे, कप्तान कैसे बनेंगे, निषाद और मल्ला कश्यप के बेटे, ये कोतवाल कैसे बनेंगे, तहसीलदार कैसे बनेंगे, इसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मिनिस्टर बने हैं आप, कलेक्टर बात कर रहे हो? तो कौन मिनिस्टर बना है? संजय निषाद की आप पूछ लो ना, कहाँ कहीं मत्स्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेटा, विधायक है बेटा। मछली दे दी है, आज तक जाल में नहीं फंसी मछली कहीं। ऐसा जाल दे दिया है, जाल में मछली नहीं फंस रही है। अरे फंसेगी एक दिन, देखना। कहीं नहीं। देखिए ये समाज, डॉक्टर हिलाल अहमद, थैंक यू। नहीं, देखिए ये समाज, ब्रजेश जी, दूसरे ये राउंड में समाज बोलिए। कश्यप निषाद चाहता है आरक्षण, और वो आरक्षण नहीं दिला पाने की हैसियत में है, ना कोई आरक्षण में अकेले बैकवर्ड का लीडर की हैसियत में वहां। डॉक्टर हिलाल अहमद यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप लोग का डॉक्टर हिलाल अहमद, ये क्यों अलायंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों के सीट बंटवारे को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही? ब्रजेश भाई 2 सेकंड लेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली। वो शायद ये भूल गए कि वो पार्टी जिसने इनसे कहा था चल सन्यासी मंदिर में, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए और वो मंत्री बनने के रास्ते में लगे हुए हैं, और वो दूसरे पार्टी के ऊपर जो है वो कमेंट करते हैं। इनके अपने जो एनडीए के अगर बात करें तो आप एनडीए के जितने अलायंस हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो इनके अपने सहयोगी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर किसी ने भी रीढ़ की हड्डी दिखाई तो वो बाहर हो गया। राजभर साहब भी अपनी रीढ़ की हड्डी जब निकाले तब फिर इनको दोबारा वापस जो है भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है। अगर रीढ़ की हड्डी है तो उसकी एनडीए में कोई जगह नहीं है। अगर किसी को भी मान और सम्मान है तो उसके भी कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो अलायंस हो और चाहे वो उनके अपने नेता ही क्यों ना हो। तो इस वजह से एनडीए की तो स्थिति ये है। अब दूसरी बात आपने जो पूछी कि इंडिया में सीट के बंटवारे के बारे में, देखिए जहां तक कि इंडिया के सीट के बंटवारे का प्रश्न उठता है तो हमारा जो यूपीए का अलायंस है उसके अंदर जितने भी घटक दल हैं उनमें किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। वहां के पर हमारा जो अलायंस है वो स्मूथली चल रहा है। 3 जो नए दल हैं उनके साथ निश्चित रूप से हमको अलायंस बैठाना है और उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ समय लगेगा। अगर हमारा लक्ष्य यह है कि हमको जीतना है, हमको अपनी रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करना है। तो ये बात आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं? हमको आपकी पार्टी अब तक ये चीज क्लियर क्यों नहीं कर रही? मैं तो खुद ही कह रहा हूं, चुनाव को बस कुछ महीने बाकी है, आप अभी तक आपस में बैठ के कुछ फाइनल ही नहीं कर पाए हो, तो आप इनसे लड़ने कहां जाओगे? आपस में बैठ करके फाइनल 19 तारीख को हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 2 एक मुख्य रूप से ऐसे राज्य हैं जहां के पास सीट के बंटवारा जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर जाहिर सी बात है। क्या आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि 19 तारीख की जो आपकी बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी नहीं हो जाएगी ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कोई नहीं बता सकता है, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, उसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा होगी और निश्चित रूप से हम एक मोटा मोटा खाका बना लेंगे कि किस तरह से हमको सारी सीटें जीतनी और किसके पास कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं। शुक्रिया। इस वक्त सीट का बंटवारा इस पर नहीं होना है कि कांग्रेस को कितने मिलने, समाजवादी पार्टी को कितना मिलना है। सीट का बंटवारा इस बात पे होना है कि किसके पास कितने जिताऊ बंटवारा करने की स्थिति में नहीं हो सर। जीत करके और आप रिसीविंग एंड पे हो, आपको जो दे दिया जाए ले लो और लड़ लो। अब आप किसी को टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है। टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में गठबंधन में कोई नहीं होता है। यहां के ऊपर डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है।
कि जहां पर यह कह दिया जाए अपने अलायंस से कि टिके तो टेको, नहीं तो घंटा घर देखो। ये इंडिया की राजनीति सपा की तरफ से खुल के तो कह दिया गया है सम्मानजनक जगह दे देंगे, पूरी तरह सम्मानजनक सीटें देने की बात हुई है। आप वहां ये नहीं कह सकते कि हमें इतनी सीट दे दो, ये तब कहते जब 3 राज्य जीत के आते। हम ये कह भी नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जितने जिताऊ कैंडिडेट हैं जी उनको सबको जगह मिल जानी चाहिए। यहाँ पर सीट का बंटवारा नंबर से नहीं कौन होना है जिताऊ यहाँ पर आपके सीट का यहाँ? 2-4 नाम ले लो। कैंडिडेट से होना है। ब्रिजेश भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि जब मैं तक नहीं जानता, आपस में आपने बैठक बताओ। नहीं होगी, आपस में वार्ता नहीं होगी। जी थैंक यू, शुक्रिया। मैं मनीषा अहलावत जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू हिलाल साहब, दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को लेंगे। मनीषा अहलावत जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता हैं, और ये पिछली बार डिबेट में थी तो ये सीटों का नाम भी बता गई थी कि कौन कौन सी सीट इन्हें चाहिए। काफ़ी वक्त बीत गया था तो मैंने आज इनको आमंत्रित किया कि आएँ और बताएं कि ये जो मुझे बता के गई थी दर्शकों के समक्ष, उसमें बात फाइनल हुई मनीषा जी या नहीं हुई? जी नहीं, अभी फाइनल नहीं है। वो जो सीटों के नाम मैंने बताए थे उन सीटों पर हमारी पार्टी मजबूत है और दावा भी करेंगे, लेकिन निर्णय अभी नहीं हो पाया है। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। क्या ये बहुत हाँ कीमती समय जाया हो रहा है, व्यर्थ जा रहा अभी है? तक कोई भी ऐसा निर्णायक कुछ भी निकल के नहीं आया है। अभी सभी प्रवक्ता यही बता रहे हैं, हर पार्टी में ऐसा है, किसी भी पार्टी ने कोई भी सीट पर कुछ भी अभी फाइनल नहीं करा है। एनडीए गठबंधन की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अभी कोई ऐसा निर्णायक कोई फैसला भी नहीं आया है। आप क्या मानती हैं कि ये मुनासिब वक्त है, अब जब चुनाव एकदम सर पे आ गया है, अब नहीं तो कब? देखिए, हमारी पार्टी में माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जब सीट फाइनल होगी तभी हम हर सीट पर अपने पार्टी को, गठबंधन को मजबूत करने की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बूथ लेवल की कमेटीज बन रही हैं। तो अब बाकी तो गठबंधन का और हमारे नेताओं का जो भी निर्देश आएगा उस पर। और आप ये बात मानती कि जब आपको पता ही नहीं कि इस फ्रंट पे आपको लड़ना है या दूसरे ने लड़ना है, तो आप लोगों के यहाँ तो बड़ी असमंजस की स्थिति वहां भी है? जी नहीं, बिल्कुल असमंजस नहीं है, क्योंकि अभी हमें अगर सीट पर नहीं भी लड़ना है तो गठबंधन को तो लड़ना ही है। तो जो भी गठबंधन से लड़ेगा हम उसी प्रत्याशी को पूरी मजबूती से लड़वाएंगे, और जो भी हमारे नेताओं का निर्णय होगा हम उसके अकॉर्डिंग उस सीट पर उस प्रत्याशी को मजबूती से लड़वाएंगे। इस विलंब से आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? जी नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जमीन पर काम कर रही हूँ, और हम सभी गठबंधन की सभी पार्टीज के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑलराइट मनीषा जी, हमारे साथ बनी रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वो बताएंगे कि सीट शेयरिंग के मसले दोनों गठबंधन के, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, वहाँ फंसा हुआ क्यों है। वीरेंद्र जी, कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई इन दोनों अलायंस में कि कौन कौन से अलायंस में किसको सीट किया जा रही हैं, इनके कुछ मामले स्पष्ट हो पाए? देखिए, यूपी 80 सीटों वाला राज्य है, तो यहाँ पर दोनों दलों के जो गठबंधन है उनमें सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा जोर रहता है। बात जब सपा की आती है तो उसके गठबंधन में आरएलडी है, महान दल है, जनवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस आएगी तो इंडिया गठबंधन की बात। दूसरी ओर भाजपा है, जिसके साथ निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अपना दल है। भाजपा के लिए सीटों की शेयरिंग थोड़ी आसान है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर लड़ी थी, बहुत ज़्यादा होगा तो उनको लोकसभा की 1 सीट और देगी पार्टी, उनको 3 सीटें ये दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और निषाद को भी, और दोनों को 1-1 सीट संभवतः दे सकते हैं, क्योंकि इनकी रुचि विधानसभा में ज़्यादा है। हालांकि संजय निषाद एक यात्रा निकाल रहे हैं दबाव बनाने के लिए कि भाई हमारा समाज भी है और हमें और सीटें दी जाएं, लेकिन 5 सीटों से ज़्यादा भाजपा के गठबंधन के सहयोगियों में
संभावनाएं कम दिखती हैं। 75 पर बीजेपी अकेले लड़ेगी। लेकिन जब बात आती है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की हसरत 20-25 सीट की है। 10-12 सीट पे शायद समाजवादी पार्टी उनको देगी। उसके बाद उसको अपने भी साथियों को साथ लेकर चलना है। लोकदल को भी, आज़ाद समाज पार्टी को भी, महान दल को भी और लोगों को भी उन्हें लड़ाना है। तो कमल के सामने चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इंडिया गठबंधन में है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो मध्य प्रदेश में अपना विश्वास खोया, अभी उसको यहाँ पर बहाल करना है। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मध्य प्रदेश को लेकर बयानबाजियां हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो बातें कही, उन पर अभी केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसीलिए अभी इनकी कोई बातचीत आगे नहीं हो रही है। अब एक समय में जब कांग्रेस ये उम्मीद लगाई थी कि अगर वो तीनों राज्य जीत जाएगी तो वो फिर सपा को ही खा जाएगी आकर और सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं करेगी। लेकिन 3 हिंदी भाषी राज्यों में हारने से कांग्रेस का तापमान गिरा है और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। अब अखिलेश यादव सीटों का बंटवारा करेंगे। वो जो देंगे उस पर उनको सहमति लेनी होगी, उनको करना होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस जीत जाती तो सबसे पहला हमला मुस्लिम वोट बैंक पर था और वो सपा से उत्तर प्रदेश में चीन के नेता मायावती से ज़्यादा इनको दोस्ती अच्छी लगने लगी थी। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सब चुप हो गए हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है ब्रजेश जी कि मध्य प्रदेश ने जो दरार पैदा की थी, अभी तक वो खाई पट नहीं पाई है विपक्ष की और कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ी हुई है। और अकेले अगर उसको चुनाव लड़ना पड़ा तो 80 सीटों पर वो कैंडिडेट जुटा पाएगी, ये भी थोड़ा मुश्किल है कहना। और सबसे बड़ी चिंता उसके सामने रायबरेली अमेठी की खड़ी होगी, क्योंकि जब अगर सपा वहाँ सपोर्ट में नहीं होगी तो अकेले कांग्रेस के लिए कठिन हो जाएगा लड़ना। एक बात जरूर आई थी कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था तो मुसलमान ये सोच रहा था कि इसमें कांग्रेस के साथ हो लो, दे दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अगर विपक्ष से कोई बनेगा तो कांग्रेस पार्टी बनेगा। सपा की संभावना प्रधानमंत्री बनने का है नहीं। लेकिन तीनों राज्य हारने के बाद मुसलमान अब वापस समाजवादी पार्टी में लौट आया है। उसे लगता है कि कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, उल्टे सपा को भी हरवा देगी। तो बीजेपी से लड़ने के लिए उनको लगता है कि यहाँ पर सपा के साथ ही रहना बेहतर है। दूसरी एक बात और आती है कि कांग्रेस ने इतना बयानबाजियां की, अगर अखिलेश और मायावती का फिर से गठबंधन हो जाए तब कांग्रेस की स्थिति, कोई जरूरत तो कांग्रेस की रहेगी नहीं यूपी में विपक्ष को। तो और वहां पर अखिलेश और मायावती एक बार लड़े भी हैं 2019 में और सीटें भी वहां ऑलरेडी बटी हुई हैं। तो सीट शेयरिंग का जो बंटवारे का फार्मूला है उसमें कोई झंझट भी नहीं आएगी। तो हो सकता है कि आगे भी ये कुछ इस तरह की स्थितियां बने। और रालोद भी उनके साथ पिछला चुनाव लड़ चुका है, तो रालोद को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दलित, मुस्लिम, यादव, जाट इनका एक बन सकता है। अब उसमें चंद्रशेखर आज़ाद पर मायावती हो सकता है थोड़ा अपना स्टेक लगाएं, भाई इनको न दो, ये बात आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ब्रजेश जी कि कांग्रेस को बहुत झुकना पड़ेगा अब इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि उनके पास अब देश में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बीजेपी के पास संगठन है, उनके पास नेता हैं, मोदी और योगी जैसे नेता उत्तर प्रदेश से ही हैं उनके, तो उनके पास तो देखिए अपर हैंड ही है और वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पनपे यहाँ, और वो चाहेंगे विपक्ष को रोका जाए। अब कितने पे रुकेगा विपक्ष ये देखिए। वैसे 75+ का बीजेपी का नारा है, उसमें क्या आता है ये अलग बात है जी। कांग्रेस को एक बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए था। जिस राज्य में कांग्रेस कमजोर है वहां उसको क्षेत्रीय दल को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। जिस राज्य में आप मजबूत हैं वहां आप आंख दिखाइए, गुर्राइए, अहंकार, जो भी चीज हो सकती है करिए।
लेकिन जहां यूपी में आपका कोई वोट बैंक नहीं है वहां पर आपको सपा के पीछे ही चलना पड़ेगा। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरा भाई मेरी गैरत को गर ललकारा नहीं होता तो फिर दीवार ना उठती और ये बंटवारा ना होता। और ये वो ही सांप हैं जिनको दया व सांप ने छोड़ा और कुचल देते पहले फन तो आज फुफकारा नहीं होता। और इसी दुनिया की तारीख के पन्ने हैं यारों, हमेशा एक ही राजा का जयकारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती हैं, इक्वेशंस क्या हो सकते हैं, कौन किसके साथ अलायंस में जा सकता है, इस बारे में अपने ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस दिए, आपका शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद जी, देखिए, आपके जो घटक दल हैं, भले ही आपके दबाव में अभी वो बोल ना रहे हों, लेकिन उनकी पीड़ा और वेदना बड़ी है। मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा और वेदना का सम्यक समाधान आपने करना चाहिए कि उनको हिस्सा भी मिले, टिकट भी मिले, राजनीति में उनको जगह भी मिले। आपके यहाँ भी वही सिचुएशन है जो दूसरे अलायंस में है, आप भी न सीट को बांट पाए हैं, न उनको प्रॉपर एडजस्ट कर पाए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सामान्य है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है और सब लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी तरह के विरोध का या किसी भी तरह की दिक्कत का स्वर जो है अभी तक नहीं आया है। एक विषय। दूसरी चीज, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस हमसे साथ मिलके चलती तो कुछ बात और होती। शायद उनको पता नहीं होगा कि इस चुनाव में, अभी राज्यपाल कश्यप जी को नहीं पता होगा कि इस चुनाव में उनका जो वोट परसेंट है मध्य प्रदेश में 0.46 है। यानी जब से ये चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे खराब हालत अखिलेश जी ने जब से साइकिल का हैंडल संभाला है तब से अब हुई है। यानी 0.46% वोट लेके ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो नतीजा कुछ और होता। वो कह रहे हैं बेखुदी इस कदर भी है क्या, कुछ हया अपनी आंखों में रख। तो और आज ये उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हराने की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये 22 के विधानसभा में 400 सीटें जीतने की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने कहा 400 सीट हम जीत जाएंगे। आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बताना, इन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी जिसके पास होगी, जो निकाल के रख देगा वही एनडीए में चलेगा। अरे रीढ़ की हड्डी के बिना तो पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। और जिसने नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, आंख दिखाने की कोशिश की, चाहे वो जेबी कृपलानी हो या पुरुषोत्तम दास टंडन हो, नरसिम्हा राव से लेकर और यहां तक कि परिवार के व्यक्ति फिरोज गांधी तक की स्थिति क्या रही, आज कोई समाधि पे फूल तक चढ़ाने नहीं जाता है। यह कांग्रेस पार्टी है। G23 का क्या स्थिति है, गुलाम नबी आजाद को जो पार्टी छोड़नी पड़ गई आप लोगों की वजह से। और छोड़िए, अभी गुरुवार को उत्तर प्रदेश में अजय राय जी ने 11 अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि आपके ऊपर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यानी कि अगर जरा सा विरोध का स्वर फूट जाए तो कांग्रेस पार्टी इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो कम से कम आप दूसरों को ज्ञान न दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, आप अपने घटक दलों की बात क्यों नहीं करते हो? आप कांग्रेस की चिंता में क्यों घुले जा रहे हो? इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा जो आपके घर के लोग हैं? ने मैंने बताया तो, देखिए अभी अरुण राजभर जी से भी बात आपकी हुई, मुझसे भी हुई। हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं। आने वाले समय में सारी चीजें जब जिस चीज का उचित समय आएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं खींचतान हो रही हो तो बताइए। तो इनमें भी कोई खींचतान नहीं हो रही है ना, तो बताइए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन तीनों ने कोई एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया हो, पर आप उनकी क्लैरिटी नहीं कर रहे हो कि उनको करना क्या है। वो बेचारे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा घूम रहे हैं, आप उनका कुछ सेटलमेंट नहीं कर रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, स्वाभाविक सी बात है। वो एनडीए के लिए, एनडीए का जनाधार बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हो या संजय निषाद जी हो, पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अपने भी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, साथ साथ एनडीए को भी मजबूत कर रहे हैं। और राजनीति में यही होना चाहिए। इस तरह थोड़ा ना कि चुनाव खत्म हो, अखिलेश यादव जी जो अभी दावे कर रहे थे बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। उनके पार्टी के सिंबल छड़ी के निशान और पीले झंडे पे चुनाव लड़ेंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। आपको स्वीकार है? नहीं, निश्चित रूप से। अगर भाई ब्रजेश जी, अगर वो राजनीति में है तो चुनाव लड़ने के लिए ही है। राजनीति में जो लोग भी आए वो चुनाव लड़ने के लिए ही आए हैं। हम ये कैसे कहते हैं कि वो चुनाव तो बता दो ना। और वो हमारे सहयोगी हैं। सीट
उनके मान सम्मान हर एक चीज की चिंता एनडीए में होगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी और लगातार कर रही है। और हम अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे, उनको पूरा सम्मान के साथ उनको साथ लेकर चलने का काम राजपाल कश्यप जी। लेकिन ब्रजेश जी ये बताइए, ब्रजेश जी ये इंडिया गठबंधन है कहां? सिर्फ कागजों पर, सिर्फ टेलीविजन की पट्टी पर बताइए ना। देश के अधिकांश हिस्से हैं जहां कांग्रेस और अमित शाह का बयान रिपीट मार रहे बाकी राज्यों में ऑलरेडी सबने सुना है। राजपाल कश्यप, आप बताओ मुझे कि जब से समाजवादी पार्टी इन दिनों परफॉर्मेंस के लेवल पर तो पुअर जा रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपके पास सिर्फ घोषी की सफलता के अलावा क्या है? देखिए ब्रजेश जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे हैं आनंद दुबे जी, ये दूसरे दलों की चिंता कर रहे हैं, अपने दल की चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? उत्तर प्रदेश और डबल इंजन आमने सामने आ चुका है, दूर नहीं, डबल इंजन आमने सामने है। उसका परिणाम फिक्र करो सर, अपनी फिक्र करो। नहीं, उसका परिणाम है ओम प्रकाश राजभर जी फुटबॉल बना दिए गए। दिल्ली जाते, दिल्ली से फिर यहाँ जाते, यहाँ से फिर वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ। ये यही नहीं, बीजेपी अपनी संभाले। जिन राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए हैं वो वहां भी कई घाटों में बट चुकी है बीजेपी, और यहां उत्तर प्रदेश में बटी चुकी है। और उत्तर सर आप इस उम्मीद में हो कि छीका टूटेगा आपके भाग्य से? नहीं, उम्मीद में नहीं, समाजवादी लोग कम है। नहीं, समाजवादी लोग और पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी तो केवल वादे करके, झूठे वादे देके, जुमले देके और भोले भाले लोगों को, ये देखिए इसकी योग्यता का कई बार लोग गरीबों पे, कोई योग्य आदमी है, गरीब को अगर जिसके विषय में नहीं जानकारी उसको तो अगर सर आपके मूर्ख पास बना कोई रहा ठोस प्लान है जी? या फिर अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के पत्ते खुलें, आरएलडी के पत्ते खुलें, देखिए देन ओनली आप अपनी स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे? अभी इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव कहा है हम अपने गठबंधन दलों के साथ में, और पूरी तैयारी है, जितने भी हमारे घटक दल हैं हमारा, और माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से 80 के 80 लोकसभाओं को हराने का, बीजेपी को हराने का नारा दे चुके हैं। और जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। नारा नहीं सर, ठोस काम, ठोस रणनीति की जरूरत है। नहीं, ठोस नारा है ठीक है, बट ठोस रणनीति कहाँ है? ब्रजेश जी, वाकई में ठोस रणनीति भी बन चुकी है, सारी रणनीति बन चुकी है, और आप देखना समय आने पे आपको दिखाई भी पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं आज, पढ़े लिखे डिग्री पार्टी एक यात्रा शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश को जोड़ने का, तो क्या अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी जो अब आप यूपी की यात्रा निकाल रहे हैं? ब्रजेश जी, ये राहुल जी की अगर यात्रा होती है, जब कभी भी उसको होगा, वो अपने आप में होगी, और साथ ही साथ यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल 16 तारीख को महादेव जी की नगरी काशी से जो है निश्चित रूप से हमारी यात्रा निकलेगी। वहाँ के ऊपर जो है वो संकल्प लेकर के हमारे अध्यक्ष जी जो है वो वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद 20 तारीख से विधिवत रूप से हम जो है वो सहारनपुर से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से अपने पार्टनर से बात किया है आपने या खुद ही पद यात्रा जारी कर दी? क्या आरएलडी से बात की, क्या सपा से बात की? देखिए, जब हम भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं तो अपने आप सारे लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक जरूरी चीज है कि सारे जितने भी अपने आप में दल हैं वो पूरी कोशिश करते रहे कि कैसे उन्हें जीतना है। जब हम अपने अपने जीत की तैयारी करेंगे तो मिलजुल करके ये एक बड़ी जीत में परिवर्तित होगी। तो इसी वजह से ये यात्रा जो है ये शुरू की जा रही है, और इस यात्रा से हम जितने भी हमारे आने वाले समय में जो हमारे को विश्वास में लिया है इस यात्रा को शुरू करने से पहले? इसमें अगर हर दल जो है वो मजबूत होने के, हर दल मजबूत होने के लिए दूसरे दल से वार्ता करेगा और आगे बढ़ेगा, तब तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। निश्चित रूप से हर दल अपनी कोशिश कर रहा है किस तरह से उससे मजबूत होना। सर आप एटीट्यूड सारे मजबूत मिलेंगे तभी मजबूत होंगे। नहीं, एटीट्यूड क्यों दिखाएंगे? एटीट्यूड दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे वीरेंद्र भाई कांग्रेस से थोड़ा सा नाराज है। नाराज नहीं है, बताने में वीरेंद्र के ऑब्जर्वेशन को समझा करिए। 2018 में हम यही 3 राज्य जीते थे।
वो बहुत थॉटफुल बातें कहते हैं, आप समझा करो 2018 में उसको हम यही क्रिटिसिज्म 3 मत राज्य मानो। जीते थे और उसके बाद 2019 में हम नहीं जीत पाए थे। ऑलराइट, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, राजपाल कश्यप को आपकी बहुत अधिक चिंता है, इनकी चिंताओं का कुछ समाधान के बारे में सोचा आपने? पहले टर्म में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके साथ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने समाज को एक टिकट न दिला सकता हो और वो अगर 80 सीट हराने की बात कर रहा हो तो ये हास्यास्पद बात है। हमने प्रेमचंद कश्यप को मैनपुरी से उठाकर ले जाकर सिद्धार्थनगर में लड़ाया था। इन्होंने अपनी पार्टी से टिकट देने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये खुद बताते हैं कि कितने जितने जाति का नाम बता रहे हैं, कितनी जाति को इन्होंने टिकट दिया। एक भी जाति का जितना नाम ले रहे हैं उसको टिकट नहीं दिया। दूसरा, डीएम एसपी कलेक्टर बनाने की बात आई, एसडीएम अरुण जी सबसे सवाल नहीं, ये जवाब तो दे दो कि ना प्लीज, कोई बीच में इंटरफेयर ना करे सर, शांत रहिए। अरुण बोलेंगे केवल, अरुण को है। पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बंजारा हो, चाहे नायक हो, चाहे प्रजापति हो, पाल हो, चाहे कश्यप, बिंद, धीवर, इन्हीं के जाति के लोग बता दें कितने थाने पर सिपाही दरोगा तहसीलदार बना के दिखाए थे, नहीं आए। अरे तो आप जब से बीजेपी के साथ गए हो कितने थाने में एसओ लगवा चुके हो बताओ? बिल्कुल 3 थाने में है, 3 जाके देखिए, बिल्कुल 3 थाने में। कम से कम हम 3 तक तो पहुंचे और हमारी संख्या सिपाही की बड़ी संख्या बढ़ गई। सैकड़ों की संख्या हमारे सिपाही बने, जबकि इनकी सरकार 20 साल में सिर्फ 25 तो दिखाई दिए। तो क्या स्थिति रही? 25 में हमने 25 सिपाही इन्होंने रखे और 3 एसएचओ लगवाए अब तक। अब सोचिए कि वो अपने काबिल से बने थे। इन्होंने अपने कलम से जो लखनऊ से जारी होती थी, जो श्री शिवपाल यादव जी जारी करते थे, उसमें तो एक भी राजभर नहीं आते थे। इनके कश्यप एक भी नहीं आते थे। राजपाल जी रुकना पड़ेगा, ऐसे नहीं बीच में नहीं। 3 इंस्पेक्टर लगाए, 25 सिपाही, सिर्फ पार्टी करने लगी। चिंता इनको होने लगी। ये हरदोई से आते हैं, ये एक अर्कवंशी का नाम नहीं लेना जानते थे। हमने अर्कवंशी को जगाया तो इन्होंने अर्कवंशी चिल्लाना शुरू किया। हमने पंजाब नहीं, पर यहाँ आप गलत बोल रहे हो। इन्होंने संडीला की सीट आपको उपहार में दी थी लड़ने के लिए, आप हार गए। काट दिया था, नहीं वो तो काट दिया था। और इनके लोग खुद संडीला आपको दी थी लड़ने के लिए, वहां चाहे जिसको लड़ाओ। पार्टी को जिताने में लगी हुई थी। और आपके अर्कवंशी को वहां जनता ने नहीं पसंद किया, बीजेपी की अर्कवंशी को जिता दिया। नहीं है, आप बताइए कि इनके हमारे प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया, हमारे प्रत्याशी को बदनाम कर दिया गया कि इनको टिकट नहीं मिल रहा है। देखो मुझे याद सब रहता है, गलत बोल के नहीं निकल पाओगे। आपके अर्कवंशी को हराया है जनता ने, इनके अर्कवंशी को बीजेपी वाले को जिताया था कि नहीं किया था? रानी साहिबा को इन्होंने घोषित किया था कि नहीं किया था? टिकट तो आपको दिया था लड़ने का। नहीं, जब श्री अखिलेश यादव जी टिकट देने से पहले ही घोषणा कर देंगे तो टिकट देने का मतलब क्या होगा? इनके सारे समर्थक बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए थे। ये खुद ही अगर समर्थन में रहते तो 6 सीट हम लोग जीतते, सब हार गए सीट। तो कहीं न कहीं ये बंजारा का नाम तक नहीं जानते थे। आज पूरे पश्चिम में देखेंगे 40,000 50,000 राजस्व। थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया डिबेट को। एक सेकंड, आनंद जी भी बोलना चाहते हैं और राजपाल कश्यप। मैं आप दोनों को टाइम दूंगा, पर प्लीज वेट, अभी मनीषा अहलावत जी बोल लें, तसल्ली से जवाब देना, कोई चिंता की बात नहीं है। मनीषा जी, कांग्रेस एक यात्रा शुरू करने जा रही है, वो भी आपके इलाके से, यूपी जोड़ो यात्रा। ये कह रहे हैं सब कुछ आपको बता के थोड़ी ना करेंगे। नहीं, ऐसा देखिए, हर पार्टी अपनी तरफ से इस तरह की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें हम भी हमारी पार्टी ने भी किसान संदेश यात्रा इस वक्त चल रही है, जो बागपत से शुरू हुई है और मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए। तो हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आयोजन कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कोई तालमेल तो होना चाहिए ना आपस में। होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये किसी एक पार्टी की गलती है। मेरे ख्याल में ये मुद्दा उठाया जा सकता है और नेता आपस में बातचीत करेंगे तो ये तालमेल भी बैठ जाएगा। ओके, सीट शेयरिंग को लेकर कब तक आप लोगों की बात फाइनल हो जाएगी? आपकी पार्टी क्या चाहती, क्या इसको जल्दी किया जाए? देखिए, पार्टी के हित में भी है और प्रत्याशी के हित में भी यही होता है कि उनको जल्दी से जल्दी बता दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारी और आप ऐसा मानती हैं कि जितना विलंब हो रहा है उतना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हमने अपने संगठन में अभी से ही काम शुरू कर दिया है। तो इंतजार नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है? तो हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे। हमारी सीट नहीं मिलती है तो हम गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाएंगे, पर हमारा संगठन मजबूत होगा।
थैंक यू, शुक्रिया। आनंद दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। राजपाल जी आप रेडी रहो, 30 सेकंड। आनंद दुबे। ने देखिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम यात्रा निकाल लें, लेकिन इन्होंने इसी तरह ठीक चुनाव हारने के बाद इन्होंने बैठक बुला ली और किसी को नहीं बताया, और सारे इनके सहयोगियों ने कहा भाई हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, बैठक कैंसिल करनी पड़ी। और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, देखिए जनता ने इनकी अंतिम यात्रा निकाल दी है, मीटिंग हुई थी और उसमें अंतिम यात्रा निकाल दी है। अब ये कोई यात्रा निकाले इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कांग्रेस पार्टी ब्रजेश जी जो है एक पुरातात्विक सामग्री बन चुकी है, जो आने वाले समय में सिर्फ शोध के काम आएगी और आर्कियोलॉजी में पढ़ाई जारी करने में आएगी। कभी एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए ना, कांग्रेस को 4,90,00,000 वोट मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाएगा कि वहां के पास प्रजातंत्र है और रीढ़ की हड्डी वाले नेता हैं। हिलाल साहब प्लीज, बिना रीढ़ की हड्डी के, बिना सम्मान के नेता कांग्रेस में नहीं है। धन्यवाद। आप वाले तो आपकी पार्टी कभी में भाई तत्व में नहीं जाएंगे। इसका क्या हाल किया आपने? ये जो है नरसिम्हा राव जी के अंतिम जहां के ऊपर आत्मसम्मान को आप बाहर रखाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को बाहर रखाइए। फिरोज गांधी अगर को जरा सा भी है तो आप जो है उनके अंदर जगह नहीं पाएंगे। उनकी कब्र पे फूल ये जो है ये पूरी तरह से जनतांत्रिक पार्टी है, थैंक यू। इस तरह का आपस में उलझने में मजा नहीं आता। रुके रुके, ये बड़ी ओल्ड स्टाइल हो गई डिबेट की। प्लीज वेट। राजपाल कश्यप नहीं गया, आप कुछ कहना चाहते थे? राजपाल जी 20 सेकंड, गो अहेड। थैंक यू, धन्यवाद आप दोनों का। हाँ राजपाल जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता हूं, आरख वंशियों को आरक्षण देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। राजभर, कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया माझी को भी आरक्षण देने का काम किया था। और ये उस दल में गए हैं जिन्होंने राजभर का आरक्षण खत्म किया है और निषादों का आरक्षण खत्म किया। डॉक्टर संजय निषाद भी ये केवल अपनी सीट को मांग सकते हैं, वहाँ हैसियत नहीं है इनकी आरक्षण करके 1 बाय 1। ये तरीका ठीक नहीं, ना ना ना, मुझे एकदम नहीं पसंद ये तरीका। प्लीज वेट। अच्छा एक बात बताओ राजपाल जी, अरे राजपाल जी सुनो तो, 3 SHO लगवाए हैं, 25 सिपाही। आपने कभी SHO लगवाए? अरे ये जिसके लिए घूम रहे हैं दिल्ली से लेके लखनऊ तक, कहीं एक मेंबर तक बनवा पाए? अभी तक नहीं बन पाए, खुद नहीं बन पाए तो ये क्या बनाएंगे? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय नेताजी ने राजभर और निषाद और कश्यप को 8 मिनिस्टर बनाए थे। इनके बेटे बेटियों को आरक्षण दिया था जिससे कलेक्टर और कप्तान बनेंगे। ये बात करके दिखा दे। ये केवल मंत्री पद मांगेंगे, ये प्रकाश जी केवल मंत्री पद मांगेंगे, आरक्षण नहीं मांगेंगे। इन्होंने कहा। अच्छा धन्यवाद, झगड़ो मत, टाइम समाप्त। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ो मत ऐसे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ आप सब सम्मिलित रहे। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।